हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित सम्मान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 1 का 25 क्वेश्चन करा रखा है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इससे पहले इस किताब से हम इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। उस सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आज का कंटिन्यू सेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। 26 तक हमने कर लिया था, 27 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। चलिए, सवाल है निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? सतपुड़ा, विंध्या, नीलगिरी या फिर अरावली। तो ध्यान रखना है, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती हैं उस बिंदु को कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, और ये भी याद रखना है, नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। कितना? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ और भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नीलगिरी श्रेणी भारत के दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ये फैला हुआ है। जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है, पूर्वी तट एवं पश्चिमी घाट यहीं पर मिलते हैं। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से कई सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का कौन सा भाग है? जो भाग स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं या फिर असम हिमालय। सही आंसर होगा यहाँ पे कुमायूं हिमालय। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 5 नदियों का नाम क्रम से याद रखते हैं तो आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे। सबसे पहला नाम याद रखिए सिंधु का, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमें। सिंधु, इसके बाद फिर सतलज या सतलुज जो भी कहें, काली, तीस्ता और ये फिर है दिहांग। ये 5 नदी है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज के बीच में जो नदी, जो हिमालय है, उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। ठीक है, और सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसे ही कहा जाता है यहाँ पे कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो इसका यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, कुमायूं हिमालय। ठीक है, इसके बाद है काली और तीस्ता। काली और तीस्ता के बीच में जो भी हिमालय है उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय है उसे कहा जाता है असम हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से सब याद रख सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया था आपसे सतलज और काली, तो सतलज और काली देखेंगे तो इसके बीच में है कुमायूं हिमालय, जो कि ये वाला है आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। कंटिन्यू याद रखिए, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और फिर असम हिमालय। ठीक है, तो यहाँ से कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो हिमालय है ना आपका कुमायूं हिमालय, ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये फैला हुआ है, याद रखनी है। ठीक है, सतलज तथा काली नदियों के मध्य स्थित जो हिमालय का जो भाग है कुमायूं हिमालय कहते हैं, और ये हिमालय उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। इसका सर्वाधिक भूभाग उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनगिरी, गंगोत्री आदि इसी श्रेणी का प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम इसी श्रेणी से होता है। इस श्रेणी के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। कश्मीर हिमालय को यहाँ पे पंजाब हिमालय भी आप कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस श्रेणी के पूर्व में है ना, तो इस श्रेणी के पूर्व में क्या है? नेपाल हिमालय, और पश्चिम है कश्मीर हिमालय, से पश्चिम हिमालय कहते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका यहाँ पे हो गया कुमायूं हिमालय, और इसी के देखेंगे पूर्व में कौन सा है?
कि आप देखेंगे ये नेपाल हिमालय है, जबकि पूरब में देखेंगे तो यहाँ पे ये कश्मीर हिमालय या तो पंजाब हिमालय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, इस श्रेणी के पूरब में कौन सी है, नेपाल हिमालय, जबकि पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा कश्मीर हिमालय। ये आपका पश्चिम था ना, से उल्टा तो नहीं बताया था हमने, ध्यान रखिएगा। ये कुमायूं है इधर, ये आपका पश्चिम है, पश्चिम में आपका रहेगा पंजाब हिमालय या तो फिर कश्मीर हिमालय। इधर होता है ना पूरब, तो ये पूरब की तरफ है आपका नेपाल हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं, आपको बता देते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसके बाद नंबर आता है कुमायूं हिमालय, और फिर है आपका यहाँ पे नेपाल हिमालय, और फिर है आपका असम हिमालय। तो ये कुमायूं हिमालय देखेंगे कि पूरब में है नेपाल हिमालय, जबकि पश्चिम में है आपका पंजाब हिमालय। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहते हैं। तो बताइए, तीस्ता और दिहांग है, लास्ट का था ना तीस्ता और दिहांग, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, असम हिमालय। देखिए यहाँ से सवाल बन गया है ना, तो इसे कहेंगे असम हिमालय। देखिए तीस्ता और दिहांग है, ये देखिए ये तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय है, असम हिमालय है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया तीस्ता और दिहांग, तो तीस्ता और दिहांग के बीच में ये असम हिमालय है। ठीक है, और काली और तीस्ता के बीच में आपका नेपाल हिमालय। कश्मीर आप देखेंगे तो सिंधु और सतलज के बीच में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें दे रखी, सो देख लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी के ही विस्तार को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम में सांगपो नदी तिब्बत से लेकर पूर्व में भूटान की पूर्वी सीमा तक ये फैला हुआ है। इस प्रकार इस श्रेणी का विस्तार दक्षिणी पूर्वी तिब्बत से लेकर के उत्तरी असम, सिक्किम, भूटान एवं अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, नामचा बरवा। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा नामचा बरवा के बारे में। ठीक है, दिहांग महाखंड ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ये इसी क्षेत्र में ये फैला हुआ है। दिहांग महाखंड जो है ना, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, और ये स्थित कहाँ पे है, दिहांग महाखंड में देखेंगे तो ये फैला हुआ है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। सवाल है निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ या फिर विंध्य पर्वत। तो याद रखना है, सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं। यह दक्कन का पठार के पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है पश्चिमी घाट। ये पहाड़ियाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में ये फैली हुई हैं। याद रखनी है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी जो है ना आपका, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में ये फैली हुई है। और इसमें देखेंगे कि तमिलनाडु को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो ये सभी देखेंगे तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है, राज्य हैं, है ना। तो सह्याद्री पर्वत की जो लंबाई है कितनी है, 1600 किलोमीटर। और ये देखेंगे उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये फैली हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है केरल के तट को क्या कहते हैं। सवाल है केरल के तट को क्या कहते हैं, कोकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या फिर केंद्र तट। ये सभी बता चुके हैं, पिछला वीडियो मैंने बताया था, है ना। केरल के तट को क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, इसे कहा जाता है मालाबार तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले तट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। कोकण तट कौन सा था, याद कीजिए। कोकण तट आप देखेंगे दमन और दीव, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर किनारे है, गुजरात को वाला के पास, जहाँ पर सीमा मिलती है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से लेकर के आपका गोवा तक के तट को कहा जाता है कोकण तट। ठीक है, और ये केंद्र है या फिर कन्नड़ तट होगा, ये कन्नड़ होना चाहिए वैसे। तो ये कन्नड़ तट आप देखेंगे कर्नाटक वाला जो हिस्सा है उसे कहा जाता है कन्नड़ तट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसी तट के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केरल तट को मालाबार तट कहते हैं,
जो मंगलुरु से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक ये विस्तृत, ये लंबा और संकरा समुद्र तटीय क्षेत्र है। ठीक है, यह भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में अरब सागर के तट से लगा हुआ है। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध यह तट अपने मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? सवाल है, जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, या फिर अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, या फिर चंबा को स्पीति से, या फिर कालिम्पोंग और लहासा को? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है यहाँ पे ए ऑप्शन, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। ये ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा, जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत की पश्चिमी भाग है जो पंजाब हिमालय में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। शीत ऋतु में यहाँ दर्रा आवागमन के लिए ये बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा बर्फ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा आवागमन ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? आसान सा सवाल है, सही आंसर होगा यहाँ पे टेथिस सागर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिमालय की उत्पत्ति से पहले आप देखेंगे वहाँ पर एक सागर था, उस सागर का नाम क्या था? टेथिस सागर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर टेथिस सागर विद्यमान था। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक काल से होकर संपन्न हुआ है। पूर्व में इस पर्वत के स्थान पर टेथिस भूसनदी थी जो भारतीय प्लेट को यूरेशियाई प्लेट से अलग करती थी। टेथिस सागर जो है ना, ये आपका भारतीय प्लेट को किससे अलग करती थी? यूरेशियाई प्लेट से। इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण दोनों संलग्न अग्रभूमियों में निक्षेपित अवसाद पर दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिससे कुनलुन एवं हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का यहाँ पे निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 34। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू मनाली का नाम सुने होंगे आप लोग, तो बताना यहाँ पे कुल्लू घाटी किसके मध्य में स्थित है? तो याद रखना है, ये लद्दाख और फिर पंजाल है ना, ये लद्दाख और फिर पंजाल के बीच मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। भारत में कुल्लू घाटी लद्दाख पर्वत श्रेणी और फिर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो व्यास नदी घाटी में स्थित है। यह घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है, ये जो घाटी है आपका, ये सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। और याद रखना है, भारत में कुल्लू घाटी लद्दाख पर्वत श्रेणी और फिर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो व्यास नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताना है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी आसान सा सवाल है, शायद कई बार आप लोग इसे पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सैंडल पीक, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सैंडल की चोटी के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। तो ये सैंडल चोटी पीक उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है। ये भी सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि ये जो सैंडल चोटी है कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि सैंडल चोटी कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है, ये उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सबसे ऊंची चोटी है। ये इसकी कुल ऊंचाई देखा जाए तो 732 मीटर है। यह सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैंडल चोटी के ढलानों से ही कलपोंग नदी का उद्गम होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया यहाँ से, है ना। सवाल बनाया जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो सैंडल चोटी के ढलानों से ही कौन सी नदी निकलती है? कलपोंग नदी का उद्गम होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, वैसा ही होता है, या फिर असंबंधित परिवर्ती होता है? बताना है, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है अधिक, कम, वैसा ही, या फिर असंबंधित या परिवर्ती? तो ध्यान रखना है, कम होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? कम होगा इसका सही आंसर। ध्यान रखना है, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय की तुलना में ये कम होता है। बी ऑप्शन सही है।
वह सीमा रेखा जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते हैं वृक्ष रेखा कहलाती हैं। ध्यान रखना है, वह सीमा रेखा जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते हैं वृक्ष रेखा कहलाती हैं, ट्री लाइन कहलाती हैं। वर्षा की अधिकता व ढलान के कारण पूर्वी तथा मध्य हिमालय में ट्री लाइन का मान 3600 से लेकर 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा का मान 3300 से लेकर के 3600 मीटर रहता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यहाँ से मध्य हिमालय में 3600 से 3800 है, जबकि आप देखेंगे कि पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ये 3300 से 3600 है, तो मतलब वहाँ से कम देखने को मिलेगा। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में देखेंगे तो पश्चिमी हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष रेखा की ऊंचाई मान यहाँ पे क्या है, कम है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, कम होगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा की ऊंचाई मान जो होता है पश्चिमी हिमालय की तुलना में यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है। काराकोरम श्रेणी, कश्मीर घाटी, शिवालिक श्रेणी या फिर लद्दाख पठार। तो याद रखना है लद्दाख पठार ये अक्साई चीन का भाग है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पे भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन स्थल पर अक्साई चीन अवस्थित है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान इस भूभाग पर अक्साई चीन पर चीन ने अधिकार कर लिया। तभी से यह दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। अक्साई चीन क्षेत्र में ही लद्दाख पठार भी अवस्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। बताना है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ठीक है, पहला दे रखा है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल सही है ना। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस बात है कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है, ये भी सही है। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई, ये कथन गलत है। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तारित भाग है, जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय पठार से गारो राजमहल गैप, मालदा गैप से कहते हैं, द्वारा पृथक हो गया है। कश्मीर घाटी एक सम अभिनति का उदाहरण है, जिसके उत्तरी पूर्व में महान हिमालय एवं दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रृंखला स्थित है। स्वेस के अनुसार पूर्व में गंगा के मैदान की जगह एक विवर्तनिका गर्त, टेक्टोनिक जिसे प्लेट कहते हैं, गर्त कहते हैं, था, जिसका निर्माण हिमालय के निर्माण के दौरान हुआ। हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से इस गर्त के भर जाने से गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुई है। तो ये ध्यान रखना है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के विसरण से हुई है, टकराने से हुई थी। तो यहाँ पे दे रखा था चीनी प्लेट, तो चीनी प्लेट यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ भारतीय प्लेट होगा और यूरोपियन जो प्लेट थी उन दोनों को टकराने से हुआ था, विसरण से हुआ था हिमालय की निर्माण। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बाकी सही है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बताना है कौन सा कथन असत्य है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, पहला दे रखा है यहाँ पे भौतिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बिल्कुल सही है, भौतिकीय दृष्टि से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे ये प्राचीन भाग है। ठीक है, जबकि ऊपर वाला भाग में देखेंगे जा करके शिवालिक वगैरह, तो वो नवीन भाग है। बी कथन दे रखा है हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का प्रदर्शित करती है। बिल्कुल सही है। इस बात है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया के द्वारा हुआ है। दे रखा है भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया के द्वारा हुआ, ये कथन गलत है। ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया के द्वारा हुआ, ये कथन गलत है। इस बात है कि डी कथन है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बहुत बड़ा भंडार है ना, बृहत्तम भंडार है, तो ये सही है। हम लोग जानते हैं भारत में जो कोयले पाए जाते हैं वो गोंडवाना
जो शिला है, पत्थर है, उसमें पाए जाते हैं। तो ये सही है, सी कथन यहाँ सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये गलत है सिर्फ यहाँ पर। आइए जानकारी लेते हैं इसके बारे में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं बल्कि भूमि क्रिया के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित प्रायद्वीपीय पठार भारत का ही नहीं, ये विश्व का प्राचीनतम पठार है। यह आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है ये आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। हिमालय विश्व के नवीनतम मुर्दार पर्वतों में से एक है, जो मुख्य रूप से परतदार चट्टानों से निर्मित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हिमालय परतदार चट्टानों से बना हुआ है। इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। भारत का 98% कोयला कहाँ मिलता है? गोंडवाना संरचनाओं में ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डी कथन भी सही था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका, ये ध्यान रखिएगा, केरल का जो कट्टू या फिर कुट्टानाड जो है ये आपका भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केरल का कुट्टानाड या जो कुट्टानाडु कह रहे हैं, है ना, ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखिए और ऑप्शन क्या दे रखा है। हाँ, यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह समुद्र तल से नीचे अपने कृषि के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टनाड की कृषि पद्धति को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है, सिस्टम घोषित किया है, आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो सिस्टम है भारत में, प्रणाली भारत में ये नवीनतम है। विंध्यन, कुडप्पा, धरवाड़ या फिर गोंडवाना। तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा? गोंडवाना। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि दिए गए चट्टानों में से कौन सा नवीनतम है, तो ये गोंडवाना सबसे नवीनतम है, बाकी इनसे सभी ये पुराना है। ठीक है, बाकी और भी इससे डिटेल्स में इसे वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल रहेगा, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती हैं? अच्छा सवाल है, पूछा गया है कि किस हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती हैं? जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख या पूर्वी पीर पंजाल? सही आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। ध्यान रखिएगा, पूर्वी पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणियों में से अटल टनल को पार करती हैं? तो ध्यान रखना है, हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती हैं। डी ऑप्शन सही होगा। अटल टनल हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूर्ववर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती हैं। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, द्वारा किया गया है। यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 9.02 किलोमीटर है। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अटल टनल की जो लंबाई है वो कितना है? 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, अगला सवाल है, मणिपुर पहाड़ियाँ, ध्यान दीजिएगा, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका सुंदर उदाहरण है? दिए गए ऑप्शन में आपको बतानी है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, सरोवरीय मैदान का। बाकी इसका डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? बताना है आपको कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई, बूंदी, पालनी या फिर अमरकंटक? सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, पालनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोडाई कनाल यह पालनी पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी की पहाड़ी पर अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है
है ना। अमरकंटक मैकाल पर्वतीय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जहाँ से सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं। और ध्यान रखिएगा, सोन नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी भी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग या फिर गिरनार? तो गिरनार पर आप देखेंगे कि यहाँ पे चाय बागान नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। बाकी नीलगिरी है, दार्जिलिंग है, कानन देवन है, इन सभी जगह पर देखेंगे कि चाय का बागान मौजूद है। दिए गए विकल्पों में से गिरनार पहाड़ी गुजरात में जो स्थित है, यहाँ पे चाय बागान नहीं है। अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय के बागान स्थित हैं। कानन देवन पहाड़ी केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यहाँ 1870 के दशक में चाय बागान की शुरुआत हुई। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की सिक्किम से संलग्न सीमा में अवस्थित एक प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। अगला सवाल है, मध्य भारत में, सवाल क्या है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम होगा? पूरब से पश्चिम से पूरब पूछ रहा है, अर्थात आपको इस एंगल में जानी है। ठीक है, तो आप देखेंगे छोटा नागपुर सबसे लास्ट में देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, मैकाल के बाद छोटा नागपुर होगा, तो ये तो डी ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो मैकाल आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे पहले सतपुड़ा महादेव देखने को मिलेगा आपको, तो मैकाल भी नहीं होगा क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब बचा आपके पास दो ऑप्शन बी और सी। यहाँ पे देखिए मैकाल पहले दे रखा है, तो मैकाल पहले कभी नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले सतपुड़ा महादेव देखने को मिलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए फिर? बी ऑप्शन। अगर एक दो के बारे में भी पता है तो आसानी से आप आंसर से दे पाते। जैसे छोटा नागपुर हम जानते हैं झारखंड में स्थित है। ठीक है, जो कि बिहार के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सतपुड़ा है, फिर महादेव देखने को मिलेगा, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे सतपुड़ा देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे मध्य प्रदेश, महादेव यहीं पर है। मैकाल आपको छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा, जबकि छोटा नागपुर आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इसका बी सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 47। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली, आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा केरल। शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं, केरल के पलक्कड़ या पालघाट में स्थित है। ये जरूर याद रखिएगा कि कहाँ पर स्थित है। तो केरल में तो है, लेकिन कहाँ पर? ये पलक्कड़ या पालघाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कुंती नदी भरतपुझा नदी की सहायक नदी जो है, जो ये वाला है, का उद्गम क्षेत्र इसी शांत घाटी के वर्षावनों से होती हैं। इसके बाद जो दे रखा है आपसे, पूछ रहा है आपसे कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कल हमने बताया था ना, लिपु लेख कहाँ है आपका? तो ये उत्तराखंड में है। माना भी है, नीति भी है, सभी उत्तराखंड में है। नाथुला आपको बताया था कि ये सिक्किम में है। रोहतांग हिमाचल में है। पालघाट केरल में है। अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, ये पालघाट केरल में ही है। ठीक है, तो ये तो सही है, ये सही है, ये भी सही है। नाथुला आपको देखेंगे सिक्किम में देखने को मिलेगा, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ये गलत है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे नाथुला और जिलेपला ये दोनों सिक्किम में हैं। ठीक है, और यहाँ पे माना नीति लिपु लेक ये उत्तराखंड में है। शिवकिला रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बनिहाल ये जम्मू कश्मीर में है, जो जिला आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। ठीक है, बोमडिला यांगव्याप दिफू ये सभी है अरुणाचल प्रदेश में। थालघाट भोरघाट ये महाराष्ट्र में, जो कि पालघाट आपको केरल में मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, पालघाट भोरघाट पालघाट ये तीनों के बारे में भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो थालघाट भोरघाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, और जबकि पालघाट कहाँ है? केरल में है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है हिमालय का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट। ठीक है, दे रखा है हिमालय का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला सही दिख रहा है, हिमालय की सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट है। ठीक है, ये सही है।
और भारत का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट है, ये कथन गलत दिख रहा है यहाँ पे। भारत का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट नहीं है, ये कथन गलत दिख रहा है। भारत में सर्वोच्च शिखर गॉडविन स्टोन K2 है, ये सही है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर ये भी क्या है, गलत ही दिख रहा है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च शिखर कहा जाए तो कंचनजंगा है ना। भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, कंचनजंगा, K2 नहीं है। और इसके बाद दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, ये भी यहाँ पे सही है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अनाईमुड़ी है, जिसको चाहिए आप जानते होंगे। कितना है, 2695। कितना है, 2695 मीटर है ना। तो ये कथन सही दिख रहा है, पहला भी सही दिख रहा है। भारत का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट, ये तो गलत है। यहाँ पे दो गलत दिख रहा है आपका आंसर। भारत में सर्वोच्च शिखर, अगर इसको हम मान के भी चलें यदि सही है तो फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ये तो खैर कन्फर्म है कि गलत है, ये तो कभी सही नहीं होगा। भारत का सर्वोच्च शिखर मौत शिखर एवरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी कथन मान के चल सकते हैं कि सही है। ठीक है, आंसर क्या दिया है, ऐसे वैसे इसका डी दे रखा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर तो ये सही सुमेलित है। ठीक है, पूछा है सवाल में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है ना। तो ये तो सुमेलित है। ठीक है, ये सही सुमेलित है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है ना। तो ये सही है। और पहला कथन भी सही दिख रहा है, हिमालय का सर्वोच्च शिखर तो एवरेस्ट ही है। देखिए यहाँ दे भी रखा है, हिमालय का सर्वोच्च शिखर यहाँ पर एवरेस्ट है, ये भी तो सही ही है। ठीक है, ये भी सही है। तो बी और सी में देखें आप, तो भारत का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट, ये तो गलत है आपका। और भारत में सर्वोच्च शिखर गॉर्डन स्टीन, ये भी गलत है। K2 ना होकर के कंचनजंगा होना चाहिए, तो कंचनजंगा यहाँ भी दे रखा है। ठीक है, अधिकार क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो कंचनजंगा, और अगर पूरे भारत को पूछा जाए तो K2 ही होगा, जो कि POK में स्थित है। तो इसका देख लीजिए कि आंसर क्या होना चाहिए वैसे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दे रखा है ना। क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं तो अगर सही मानते हैं तो फिर बी ऑप्शन से यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो फिर क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे पूछा कौन सा ये कुछ सुमेलित है, तो पहला तो सही सुमेलित दे रखा है कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट है, ये सही बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन भी सही है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। तो ए और डी तो कन्फर्म सही है। और बी और सी में देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं हो सकता है, तो बी तो बिल्कुल गलत है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अगर ऐसा होता तो बी ऑप्शन लोग टिक करके निकाल सकते थे, क्योंकि भारत में सर्वोच्च शिखर कह सकते हैं कि गॉर्डन स्टीन हो सकता है K2, है ना। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो बी और सी दोनों गलत हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा जिस हिसाब से आप क्या इसको आंसर देंगे। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तो बी और सी गलत होना चाहिए, ये दोनों सुमेलित नहीं है, बाकी ए और डी सुमेलित है। अगर फिर भी अगर सवाल होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो हम कहते हैं कि ऑप्शन नंबर बी से यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सी मान के चलते कि चलो ठीक है फिर भी सही है, क्योंकि भारत में सर्वोच्च शिखर गॉर्डन स्टीन है, K2 है, जो कि हमारे अधिकार क्षेत्र में भले में नहीं है, बट फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि भारत में सर्वोच्च शिखर का और कौन सा है, K2 है। लेकिन भारत के अधिकार क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो ये कंचनजंगा होगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, तो इसका राय आप लोग के पीछे क्या है, कौन सा इसका आंसर सही होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, क्या इसमें राय है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यही थे इस चैप्टर से, इस अध्याय से 49 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।